हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। टोटल 125 क्वेश्चंस रहेंगे और विद डिटेल्ड सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 10th मई को एग्जाम हुआ था 2026 में, और 125 जो क्वेश्चंस हैं हर फील्ड से इसमें क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। आपके डेफिनेटली जो अपकमिंग यूके पीजीटी का एग्जाम होने वाला है, पंजाब लेक्चरर का एग्जाम होने वाला है, और भी एग्जाम होने वाले हैं पीजीटी लेवल पे, उनमें भी काम आएगा। स्टेट में सेट वगैरह के एग्जाम से वहां भी काम आएगा। चलिए, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स दिसंबर 2026 के लिए हमारे बैचेस चल रहे हैं, पेपर 2 और कंबाइंड पेपर 1 पेपर 2 भी है। आपको अगर कोई भी इंक्वायरी चाहिए इन नंबर पे आप ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर की अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न पीजीटी लेवल तो है, बट इसमें इकोनोमेट्रिक्स से भी क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा लेवल आप कह सकते हो, कुछ कुछ क्वेश्चन का लेवल जो है वो ठीक ठाक है, मतलब मॉडरेट लेवल है, आप इतना इजी भी नहीं कह सकते। चलिए फिर भी एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। याद रखना ये क्वेश्चन अपकमिंग में या तो सेम आ सकते हैं या फिर हो सकता है कि रिलेटेड क्वेश्चन आए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन है, दैट इज द ट्रेड थ्योरी डेवलप्ड बाय क्रूगमैन। एक बार याद रखना, न्यू ट्रेड थ्योरी डेवलप्ड बाय क्रूगमैन, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। फ्रॉम द ट्रेडिशनल एचओ थ्योरी एम्फसाइज्ड। अब हेक्सर-ओलिन की थ्योरी और इनकी जो थ्योरी है क्रूगमैन की थ्योरी, कैसे डिफरेंस है? चलिए सीधा आंसर पे ही चलते हैं। देखो ये जो है ना, इंक्रीजिंग रिटर्न्स अज्यूम करते हैं क्रूगमैन और विद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अज्यूम करते हैं। बट एचओ का मानना है कि यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न्स होने चाहिए और मोनोपोलिस्टिक की जगह परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। तो फर्स्ट ए ऑप्शन सही है। और भी जो डिटेल्स हैं वो भी देख लीजिए आप। क्रूगमैन भी देखो 1970s और 1980s की इनकी थ्योरी है। ये कहते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहेगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब जो ट्रेड इनिशिएट करेगा फर्स्ट में वो एडवांटेज में रहेगा। एचओ बल्कि ये फैक्टर एंडोमेंट पे काम करते हैं और ये अज्यूम करते हैं परफेक्ट कंपटीशन एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो हिंदी मीडियम वाले भी हैं, तो हिंदी मीडियम वाले भी टर्म्स तो हम लोग हिंदी में एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या सेट करता है, क्या शो करता है? वो करता है कि ईच फैक्टर ऑफ अर्न्स द वैल्यू इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट। जितने भी हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, देखो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इनकी जो अर्निंग होगी या फिर जो ये अर्न करेंगे, इनकी प्रोडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए? इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर। सो कैपिटल अर्न्स इंटरेस्ट इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट, लैंड इसके मार्जिनल प्रोडक्ट, मतलब एडिशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें भी सही हो गया। आई होप कि ये मैक्सिमम बच्चों का सही हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन r इज इक्वल टू 1, कोरिलेशन का है जो हम स्कैटर डायग्राम के थ्रू यूज करते हैं। तो r इज इक्वल टू 1 है तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, सो स्ट्रेट लाइन तो हमारे पास नहीं बनेगी, तो हमारे पास वर्टिकल लाइन और स्ट्रेट लाइन, हालांकि ये देखो ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, बट इसमें जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो देखने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज ऑन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और इसमें भी आप देखो, अगर r है इक्वल टू 1 तो ये पॉजिटिव, और अगर r माइनस 1 है तो ये इनवर्स रिलेशन है दो, और अगर कोरिलेशन नहीं है तो फिर कोई कर्व नहीं बनेगा। चलिए, सो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द एब्सोल्यूट वर्जन ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, इफ द बास्केट ऑफ द गुड कॉस्ट 5000 है इन इंडिया और $100 है यूएसए में, तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कैसे आएगा? सबसे पहले हम लोग जाते हैं इसके फॉर्मूला पे। देखो जब भी हम एक्सचेंज रेट या फिर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट हम लोग पीपीपी थ्योरी में हम देखेंगे, तो इसमें सबसे पहले प्राइस ऑफ बास्केट इन डोमेस्टिक करेंसी देखेंगे, कितना है? 5000 रुपीज में है। और उसके बाद जो प्राइस बास्केट इन फॉरेन करेंसी है वो है $100। ठीक, तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये बनेगा 50 पर डॉलर। तो इसका भी ए ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये दो क्वेश्चन बार बार आते हैं, एक आता है टैक्स इंसिडेंस और एक आता है टैक्स इम्पैक्ट। दैट इज जो हमारे पास इम्पैक्ट रहता है वो रहता है इनिशियल बर्डन, जो इंसिडेंस रहता है वो रहता है फाइनल मनी बर्डन, मतलब जिसपे टैक्स इंपोज हुआ है उसको अल्टीमेटली पे करना पड़ेगा। सो राइट आंसर है इसका द एक्चुअल इकोनॉमिक बर्डन्स ऑफ टैक्स। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली उसको पे करना पड़ेगा जिसपे ये इंपोज हुआ है, वो अल्टीमेटली बियर द इकोनॉमिक बर्डन्स ऑफ टैक्स। ठीक है, ये है इसको हम बोलते हैं टैक्स इंसिडेंस। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है? इनिशियल बर्डन, वो शिफ्ट हो सकता है। जैसे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स लीगल इंसिडेंस है, ये बर्डन इमीडिएट, ये आपका इमीडिएट बर्डन है, इट कैन बी चेंज, इट कैन बी शिफ्ट टू अदर पर्सन। चलिए नेक्स्ट आ गए एमएसएफ
अलाउज बैंक टू बोरो। एमएसएफ क्या करता है, जब भी बैंक को लोन चाहिए होता है कमर्शियल बैंकों को, अगर नहीं मिलता तो ये क्या कर सकता है, इमीडिएट या फिर आपको एक फंड इमरजेंसी के टाइम प्रोवाइड कर सकता है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हायर चार्ज करेगा रेपो रेट से। जैसे रेपो रेट अभी 2.25 चल रहा है, तो और एमएसएफ रेट चल रहा है बैंक रेट के बराबर 2.50 के बराबर चल रहा है, तो हायर रेट पे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म में ही हायर रेट पे, बल्कि बैंक रेट का ही चार्ज करेगा। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए है। चलिए, लिमिटेड फंड्स फ्रॉम आरबीआई एट रेट हायर देन रेपो रेट। चलिए, मेन चीज था हमें समझना, थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। आरबीआई ने 2011 में इंट्रोड्यूस किया था। और ओवरनाइट फंड्स, अगर आपको जल्दी में फंड चाहिए इमरजेंसी में, तब ये प्रोवाइड करता है। हाँ, कितना ले सकता है बैंक? बैंक कैन बोरो अप टू 1% ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। जितना पैसा बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट है, लोगों का पैसा बैंक के पास, उसका अप्रोक्स 1% तक। ठीक है, अगर बैंक के पास 1 करोड़ रुपए है, तो मतलब 1 करोड़ रुपए है, तो जाहिर सी बात है कि 1 लाख रुपए तक ये 1% बोरो ले सकता है आरबीआई से। चलिए, सी ऑप्शन सही है। 7th वन, अकॉर्डिंग टू द हेक्स्चर-ओलिन मॉडल। अब देखो, हेक्स्चर-ओलिन मॉडल इंटरनेशनल ट्रेड से काफी क्वेश्चन आए हैं। अ कंट्री विल एक्सपोर्ट द गुड्स दैट, हेक्स्चर-ओलिन थ्योरी क्या कहती है, जिसमें आप अबंडेंट हो आप उसको एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, और जिसमें आपके पास स्कार्स है फैक्टर्स, उसको आप इंपोर्ट करोगे। ठीक है, सो जाहिर सी बात है, यूज इंटेंसिवली द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन विच रिलेटिवली अबंडेंट। तो ये हमारे पास जिस गुड्स में या फिर जिसमें आप अबंडेंट हो, जो आपके पास ज्यादा है, वो एक्सपोर्ट करोगे। और अगर ये थ्योरी फेल होती है, फिर लियोंटी पैराडॉक्स आ जाता है, वहां से भी क्वेश्चन आए थे इस बार। ठीक, कंट्री विल एक्सपोर्ट द गुड यूज रिलेटिवली अबंडेंट एंड चीप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, उसको एक्सपोर्ट करेगा। चलिए, तो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट्स करेगी, और लेबर इंटेंसिव है तो लेबर इंटेंसिव, अगर लेबर अबंडेंट कंट्री है तो लेबर इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट करेगी। ठीक, सो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 8, हालांकि इसमें ना इकोनोमेट्रिक्स से भी बेसिक क्वेश्चंस आए हैं, जैसे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल से पूछा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 एंड x2। इसमें पूछा है r इज परफेक्टली कोरिलेटेड r इक्वल टू 1। ठीक है, तो मल्टी कोलिनियरिटी केसेस में अब ये देख लो, कोरिलेशन देख लो, कोरिलेशन अगर r इज इक्वल टू 0 है तो नो मल्टी कोलिनियरिटी, r अगर मोर देन 0 लेस देन 1 है तो इम्परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी, r अगर प्लस माइनस 1 में है तो परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी। ठीक है, OLS इम्पॉसिबल है। सो इसमें जो हमारे पास मल्टी कोलिनियरिटी प्रॉब्लम जो है, वो तो द प्रॉब्लम मल्टी कोलिनियरिटी मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट यूनिक एफिशिएंस। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, दैट इज यही पूछ रहा, r इज इक्वल टू 1, परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी। ठीक है, उसके बाद OLS इम्पॉसिबल टू मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट यूनिक कोएफिशिएंट। हालांकि इकोनोमेट्रिक्स यूजीसी रेट में थोड़ा सा वास्ट आता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन और भी है, लेकिन वो कह सकते हो आप कि आपको इकोनोमेट्रिक्स से यूपीपीजीटी में पढ़ने की जरूरत पड़ी होगी। चलिए नेक्स्ट, इन इकोनोमेट्रिक दैट इज इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द डिमांड कर्व फेसिंग एन इंडिविजुअल फर्म इज मोर इलास्टिक। याद रखना, जो मोनोपोलिस्टिक की डिमांड कर्व होती है वो मोर इलास्टिक रहती है, बिकॉज ऑफ हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स रहते हैं, तो इसको हम लोग AR भी बोलते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग आपका नीचे जो है वो MR है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, यही रीजन है। अगर ये हमारे पास मोनोपोली होती तो ये कर्व थोड़ा स्टीप होती अंदर की तरफ। चलिए, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्यों है ऐसा? क्योंकि सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसलिए मोर इलास्टिक आपके पास कंज्यूमर के पास ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, इन एचडी मॉडल ऑफ द वारंटेड ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ इज अचीव्ड। वारंटेड ग्रोथ रेट क्या होता है? दैट इज फुल कैपेसिटी ग्रोथ भी हम इसको बोलते हैं, या एक पोटेंशियल ग्रोथ जितना है आपका फुल कैपेसिटी जितना है उसको ये भी बोलते हैं। ठीक, अब ये क्या होता है असल में, जब आपका सेविंग इज एक्जैक्टली ऑब्जर्व बाई दैट इज एस इक्वल टू आई अप्रोच, एस इक्वल टू आई हो जाएगा, ये अचीव हो जाएगा, दैट मीन्स वारंटेड ग्रोथ रेट। ठीक है, सो दैट वन इज सी। चलिए, तो बेसिकली ये वही कह रहा है कि जहां पे आपका प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान इन्वेस्टमेंट होगा, तो वारंटेड ग्रोथ रेट ये सिचुएशन में होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे वारंटेड ग्रोथ रेट का फॉर्मूला भी है, तो इसको आप चाहे आप थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर याद रखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द लियोंटी पैराडॉक्स। याद रखना, लियोंटी पैराडॉक्स क्या करता है, जो एचओ थ्योरी का है, एचओ थ्योरी जहां फेल हो जाती है वहीं से ही लियोंटी पैराडॉक्स का अराइज होता है। ठीक, तो इसमें क्या है, नेचुरल रिसोर्स अबंडेंट अफेक्ट करती हैं ट्रेड पैटर्न को, जो नॉट कॉमन फीचर नहीं है उसी पे चलते हैं सीधा। देखो, परफेक्ट फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन ऑलरेडी अचीव्ड, ये इसका फीचर नहीं है, सो बाकी इसके सभी फीचर ही हैं।
ठीक, चलिए और भी देख लेते हैं साथ साथ। सो लियोनटिफ ने ये पैराडॉक्स 1953 में दिया था, याद रखना एचओ थ्योरी के बाद दिया था। ठीक है, लियोनटिफ क्या कहते हैं, फाउंड दैट यूएस जो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है वो एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स करेगा, बल्कि एचओ क्या कहता था, एचओ थ्योरी कहती थी जो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है यूएसए तो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स ही बेचेगी, बट ये उल्टा है, एंड इंपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव। ठीक, उल्टा चल रहा है ये, हेक्सर-रोलिन की कंट्राडिक्टरी थ्योरी है ये। ठीक है, परफेक्ट फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन की बात ये नहीं करता, नॉट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैराडॉक्स। ठीक, ये एचओ की थ्योरी का जंक्शन है। चलिए, तो एचओ थ्योरी का जो कंट्राडिक्शन है उसी को हम बोलते हैं लियोनटिफ पैराडॉक्स। अब ये क्वेश्चन भी बन चुका है, द कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी ऑफ एचओ। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव टैक्स। ये क्वेश्चन इजी था, हालांकि इसका ऑप्शन जो है आपके सही होंगे, आंसर जितने भी दिए होंगे, दैट इज इनकम टैक्स। डायरेक्ट भी है और प्रोग्रेसिव भी है। चलिए नेक्स्ट, एमपीसी इज, एमपीसी बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पीजीटी में बार बार पूछा जाता है। सो चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई एक रेशियो है, सो दैट इज प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ इनकम दैट इज स्पेंड ऑन कंजप्शन। अच्छा, इस पेपर की एक बात और रही है खासियत कि इसमें ना ज्यादातर क्वेश्चन वो सही हुए हैं जिनके ऑप्शन थोड़ा थोड़ा लंबे थे, सभी में नहीं बल्कि मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा हुआ है जिनके ऑप्शन थोड़ा थोड़ा लंबे हैं वो आंसर सही बना है। हालांकि ये बाकी पीजीटीज में भी फॉलो होता है कि नहीं, लेकिन मैक्सिमम टाइम ना होता है 60-70% टाइम जो ऑप्शन में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया होता है या फिर कई बार ब्रैकेट में भी उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की हुई होती है, ज्यादा चांसेस कि वो सही हो, बट हाँ तुक्का नहीं लगाना फिर भी। चलिए चलिए नेक्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट विल बी मोर इलास्टिक इफ। अब भी हमने देखा है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट ज्यादा होंगे तो मोर इलास्टिक होगा, सब्स्टिट्यूट कम होंगे तो लेस इलास्टिक होगा। ठीक, तो इसका भी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, नाबार्ड जो है हमारा वो स्टैब्लिश्ड इन, सबसे पहली बात तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1982 और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इसने रिप्लेस किया था दैट इज एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और अब देख लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पीवाईक्यूज बन चुका है पीजीटी में भी और यूजीसी नेट में भी। ठीक है, शिवरमन कमिटी थ्रू नाबार्ड एक्ट 1981। नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन फर्म्स इज अ फीचर ऑफ, हाँ इंटरडिपेंडेंस जो है ना आपका, एक ही इसमें कंपटीशन है दैट इज ओलिगोपोली मार्केट, एक ही मार्केट है ओलिगोपोली जहां इंटरडिपेंडेंस रहती है फर्म्स, एक का प्राइस दूसरे के आउटपुट को इफेक्ट करेगा। चलिए, तो इंटरडिपेंडेंस है, फ्यू लार्ज फर्म्स है जैसे हमारे यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर है वही है, या एयरलाइन सेक्टर है दैट इज एयरलाइंस, बस वैसे ही है, इंटरडिपेंडेंस है। नेक्स्ट, मेजरिंग मनी सप्लाई, M1 टाइपिकली इंक्लूड्स, देखो M1 में होता क्या है, M1 मनी सप्लाई में एक तो डिमांड डिपॉजिट आ जाता है प्लस दैट इज डिमांड डिपॉजिट और करेंसी विद पब्लिकेशंस दैट इज करेंसी विद पब्लिक, जिसको हम सीसी बोलते हैं और इसको हम करेंसी विद पब्लिक भी बोल सकते हैं, प्लस ओडी अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है, हालांकि ये सी प्लस डी प्लस ओडी हम लोग इसको लिखते हैं। चलिए, और उसके बाद अब इसमें देखते हैं ऑप्शंस में क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर चेकेबल डिपॉजिट्स है, चेकेबल डिपॉजिट्स, और ऑप्शंस देखो और कहीं अप्रोप्रिएट है नहीं तो हमारे पास डी ऑप्शन में हम सीधा चले जाएंगे। नेक्स्ट, द इनकम क्विंटिल रेशो या क्विंटाइल रेशो कंप्रेसेस, अब ये क्या कंपेयर करता है, इनकम ऑफ द पुअरेस्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन टू द इनकम ऑफ द रिचेस्ट 20%, एक रेशो है, रेशो किस चीज का है, इनकम ऑफ रिचेस्ट 20% एंड इनकम ऑफ रिचेस्ट पुअरेस्ट 20%। अब ये कह रहा है कि गैप जितना होगा, ये जितना ज्यादा गैप होगा इनकम इनइक्वालिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और ये गैप जितना कम होगा उतना ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सही बात भी है, तो डी ऑप्शन सही है, अपकमिंग एग्जाम के लिए याद रखना। नेक्स्ट, इन द थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, देखो मिल की थ्योरी है, ऑफर कर्व्स के थ्रू समझाया हमें, एक्चुअल टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज आर डिटरमाइंड बाय, देखो जब भी हम ऑफर कर्व्स करते हैं तो ऑफर कर्व करते हैं ना, तो ऑफर कर्व ए कंट्री की है या बी कंट्री की है, ये डिटरमाइंड कैसे होते हैं, ये डिटरमाइंड होते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये इंटेंसिटी ऑफ डिमांड फॉर ईच प्रोडक्ट क्या है दूसरी कंट्री में, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या है या फिर हमारी डिमांड क्या है दूसरे प्रोडक्ट के लिए। ठीक, सो ऑप्शंस जो है हमारे पास, रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी किसने दी है, जेएस मिल ने दी है 1848, याद भी रखना थ्योरी की डेट। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कंट्रीज डिमांड तय करेगी कि
टर्म्स ऑफ ट्रेड भी क्या होंगे। याद रखना ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। जितनी इनइलास्टिक डिमांड होगी, इनइलास्टिक डिमांड से टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटर होते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटर होते हैं। और जहीं अगर इलास्टिक हो, ठीक है, डोमेस्टिक डिमांड, तो उसके बाद क्या हो जाता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके अनफेवरेबल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस रिलेटेड टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। सिर्फ एक ही डिफरेंस है इसमें, जब भी हम लोग जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या माइनस कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हैं और सब्सिडी को प्लस कर देते हैं, ठीक है, बस यही डिफरेंस है जीडीपी मार्केट प्राइस में, और दैट इज एडिंग सब्सिडीज एंड सब्सट्रैक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, जब हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि इसमें ये कह रहा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस रिलेटेड टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, हाँ तो ये पूछ रहा है जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी में हम क्या करते हैं, दैट वन, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड और सब्सट्रैक्ट, दैट इज सब्सिडीज। हाँ, अगर जीडीपी एफसी होता तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सब्सिडीज को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। हालांकि इजी कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा इशू नहीं है, ठीक। यहाँ जीडीपी एमपी को पूछ रहा है, ठीक। तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस और जो सब्सिडीज हैं वो माइनस, ठीक है। दोनों ही यहाँ पे फॉर्मूला भी, और इसी को हम लोग एनआईटी बोलते हैं, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, शॉर्ट में बोल सकते हो एनआईटी। चलिए, तो बेसिक क्वेश्चन ना, ये पीजीटी लेवल पे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं नेशनल इनकम से। चलिए नेक्स्ट, द ट्रिफिन डिलेमा इन इंटरनेशनल लिक्विडिटी रेफर्स टू। हाँ जी, ट्रिफिन डिलेमा क्या है ना, ये बताता है आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ अ करेंसी एंड उसकी लिक्विडिटी, जो रिजर्व करेंसी। हालांकि ये स्टोरी है यूएसए की। यूएसए में क्या था ना, 1971 तक, 1971 तक क्या रहा, ब्रेटन वुड सिस्टम था 1944 से लेके ब्रेटन वुड सिस्टम। तो हर एक करेंसी जो थी वो यूएस डॉलर में पैक्ड थी। तो अब यूएस डॉलर की सप्लाई ऑल ओवर कहीं होनी थी। तो इसमें देखो ये वही है कि जब हमें यूएस की सप्लाई ऑल ओवर वर्ल्ड होगी तो उसके जो सप्लाई बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उसकी जो वैल्यू है, या फिर उसमें जो आपका कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस दैट मीन्स उस पर ट्रस्ट, वो भी कम होगा। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन ये है, द सप्लाई ऑफ वर्ल्ड विद इनफ लिक्विडिटी, जिसकी लिक्विडिटी ज्यादा है, द रिजर्व करेंसी मस्ट रन बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। रिजर्व करेंसी जो है यूएस की डॉलर है, क्योंकि वो रिजर्व रख रहा है, हर करेंसी उस डॉलर को रिजर्व रख रही है, क्योंकि हर करेंसी की वैल्यू तय हो रही है यूएस डॉलर में, ठीक। तो बीओपी डेफिसिट वो रहेगा, बीओपी डेफिसिट इसलिए रहेगा यूएस डॉलर कि यूएसडी का ना आउटफ्लो हो रहा है, क्योंकि वो यूएस से क्या कर रहा है, ये डॉलर बाहर जा रहा है, अदर कंट्रीज में जा रहा है। तो इसलिए ये क्या होना चाहिए, डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होना चाहिए। इसीलिए प्रॉब्लम ये आ गई, एक तो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम कि डेफिसिट अगर लगातार रहेगा तो फिर लोगों को भरोसा नहीं रहेगा इस करेंसी पे। इन द करेंसी स्टेबिलिटी एंड वैल्यू, एंड कंट्राडिक्शन बिटवीन लिक्विडिटी एंड कॉन्फिडेंस। लिक्विडिटी दैट मीन्स उसकी सप्लाई ऑल ओवर वर्ल्ड, और कॉन्फिडेंस उस पर ट्रस्ट, ठीक है। इसको हम इसी को बोलते हैं हम ट्रिफिन डिलेमा। रॉबर्ट ट्रिफिन ने ये 1960s में कॉन्सेप्ट दिया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज अ कांस्टेंट थ्रू अंडर विच। तो मार्जिनल रेवेन्यू जब भी हम लोग परफेक्ट कंपटीशन करते हैं, दैट इज ए आर इज इक्वल टू एम आर, तो ये कांस्टेंट रह जाता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट, द ग्रेविटी मॉडल इन इंटरनेशनल ट्रेड। हालांकि देखो इंटरनेशनल ट्रेड से भी थोड़ा सा ग्रेविटी मॉडल ही पूछ लिया। दैट बायलेटरल ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज। तो बायलेटरल ट्रेड जो होता है दो कंट्री के बीच में, उसमें क्या होगा, तो दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इकोनॉमिक साइज। अब याद रखना, ग्रेविटी का मॉडल कहने का मतलब ये है कि जितना आपका लोकेशन नजदीक रहेगा उतना ही इकोनॉमिक का आपका ट्रेड बेनिफिशियल रहेगा, और जितनी इकोनॉमी साइज बड़ा रहेगा उतना ही ट्रेड बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। लार्जर जीडीपी मोर ट्रेड, ग्रेटर डिस्टेंस उतना ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा और आपका लेस ट्रेड होगा, ठीक है, और ट्रेड बेनिफिशियल भी नहीं रहेगा, ठीक। हालांकि इसमें भी देखो जो सबसे ज्यादा, हालांकि ये 100% नहीं है सब में, ज्यादातर जिस ऑप्शन में जो थोड़ा लंबा एक्सप्लेन किया गया है ऑप्शन को, वही सही होने के चांसेस बड़े हैं, ठीक। चलिए, तो ग्रेविटी मॉडल्स जेंट इन्वर्जन ने दिया 1962 के टाइम में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हाईली इनइलास्टिक सप्लाई। हाई इनइलास्टिक सप्लाई उसकी होगी जिसकी वेरी शॉर्ट पीरियड में जो मार्केट सप्लाई होती है इनइलास्टिक ही रहती है, इसकी पेरिशेबल गुड्स के लिए,
ठीक है, पेरिशेबल गुड्स को आपको बेचना ही पड़ेगा क्योंकि 2 दिन बाद वो खराब हो जाएंगे सब्जियां वगैरह आपकी। चलिए, इट कैन नॉट बी एडजस्ट क्वांटिटी सप्लाइड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस, आप उसको ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते सप्लाई को। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है दैट इज करेक्ट सीक्वेंस टू अप्लाई एचटी मॉडल्स टू एस्टिमेट्स रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडियाज टारगेटेड जीडीपी ग्रोथ। टारगेटेड जीडीपी ग्रोथ किसमें? ड्यूरिंग सेकंड 5 ईयर प्लान में। हालांकि जो एचडी मॉडल है वो बेस्ड था फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे, फिर भी इसमें देखो एक सीक्वेंस दिया हुआ है कि इनका सीक्वेंस क्या होगा। देखो सबसे पहले अगर एचडी मॉडल में यूज कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक टारगेट सेट करना पड़ेगा जीडीपी ग्रोथ का, जो अभी भी गवर्नमेंट करती है, पहले टारगेट सेट करती है, तो बी हो गया फर्स्ट, तो ए में ही जा रहा है। और उसके बाद हमें ये देखना है कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है कि हमें जब एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो कितना एडिशनल हमें कैपिटल की जरूरत पड़ रही है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है डिटरमाइन इन्वेस्टमेंट रेट यूजिंग ICOR ग्रोथ रेट, और फिर उसके बाद लास्ट है आपका कैलकुलेट करना है कि S इक्वल टू आई अचीव हो रहा है कि नहीं। ठीक, तो हमारे पास जो प्रोसेस है वो है BADC। हालांकि ये नए टाइप का क्वेश्चन है एक, ठीक है, इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं आया है। हालांकि ये क्वेश्चन का आंसर यहीं से बन जाएगा क्योंकि एचडी ग्रोथ मॉडल्स का जो फॉर्मूला है दैट इज पहले जी क्या है आपका टारगेटेड ग्रोथ रेट, पहले आप ये देखोगे टारगेटेड ग्रोथ क्या है, फिर उसके बाद जो V है आपका इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, फिर उसके बाद सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेशियो। ठीक, अब यहीं से इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। चलिए नेक्स्ट, इन केंजियन थ्योरी इन्वेस्टमेंट इज प्राइमरली ड्राइवन बाय, ये क्वेश्चन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि पहले भी पूछा जा चुका है। चलिए, तो केंज इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल्स दैट इज MEC और इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। नेक्स्ट, इसमें एक चीज और देखना, अगर MEC मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होगा, अगर लेस होगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आपका प्रॉफिटेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, इन अ जनरल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क इंटरनेशनल ट्रेड द कंडीशन फॉर ग्लोबल इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स, जनरल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क है। अब जाहिर सी बात है जनरल इक्विलिब्रियम में जहां डिमांड और सप्लाई दूसरे के बराबर होगा। ठीक, अब यहाँ पे एक्सेस डिमांड की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे वर्ड एक्सेस डिमांड फॉर ईच गुड्स मस्ट बी जीरो। देखो जितनी भी वर्ड की डिमांड है, वर्ड की सप्लाई है, दूसरे के बराबर होना चाहिए, तो एक्सेस रिजर्व जीरो। ये अपने बेसिक आइडिया से भी आपने ये क्वेश्चन को सही कर लिया होगा। यहाँ पे वर्ड एक्सेस डिमांड जीरो होगी, दैट मीन्स वर्ड की टोटल डिमांड और वर्ड की टोटल सप्लाई एक दूसरे के बराबर होगी, वहां बनेगा हमारा जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ग्लोबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमी से बहुत कम क्वेश्चन आए, जो भी क्वेश्चन लिमिटेड बने हैं इसमें। देखो इंडियन इकोनॉमी क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, हाई डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर विद डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चरल इज मेजर बोटलनेक, हाँ बिल्कुल है, लो प्रोडक्टिविटी भी है। ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज डिप्लीटेड नेचुरल रिसोर्सेज, इंडिया में ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, तो ये ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक, पॉवर्टी कंस्ट्रेंट है, बिल्कुल है, दैट इज पॉवर्टी कंस्ट्रेंट ग्रोथ, ये भी है। सो ABD सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स इंक्लूड, सेलेक्टिव कंट्रोल्स होता है RBI का जो एक क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं, तो इसमें क्या आता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट आ गया, क्रेडिट राशनिंग आ गया, मॉरल सजेशंस हो गया, ठीक है, एडवाइस गाइडेंस वगैरह, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following statement is correct about, या option is correct about relationship between the total cost and next TFC TVC। तो सिर्फ अगर आपने ये लिख लिया होगा TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, है ना, टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तब आपका ये इजीली बन जाएगा। टोटल कॉस्ट देखो माइनस नहीं आएगा, ये गलत हो गया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट, ये नहीं आएगा। अगर TC माइनस TFC आता तब भी सही हो जाता, तो ये भी गलत हो गया। टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू दैट इज टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, हाँ ये सही है, ठीक है, थर्ड वन इज करेक्ट। चलिए, अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी, जो जो आपको लगेगा इंपॉर्टेंट आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से क्या ठीक रहेगा, ठीक, राइट, डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं हम लोग। एक्सचेंज रेट शुड बी इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्राइस लेवल्स बिटवीन दी कंट्री, दोनों कंट्रीज का जो एक्सचेंज रेट होना चाहिए वो प्राइस लेवल दैट इज बराबर होना चाहिए। एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू प्राइस लेवल इन डोमेस्टिक कंट्री एंड प्राइस लेवल इन दी फॉरेन कंट्री।
ठीक है, ये क्या होना चाहिए, रेट शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइस लेवल्स बिटवीन द कंट्रीज इन द लॉन्ग रन। ठीक, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 32, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एसएलआर इन इंडिया। तो एसएलआर का मेन फंक्शन है कि बैंक्स अपने पास लिक्विडिटी रखे इन टर्म्स ऑफ कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपने पास, ठीक है, ताकि लिक्विडिटी इमरजेंसी के टाइम पे काम आए। चलिए, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ डिस्पर्जन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशन ओनली। एब्सोल्यूट डेविएशन में काम आता है आपका मीन डेविएशन, इसमें प्लस माइनस साइन जो है इग्नोर हो जाता है, बाकी सुटेबल नहीं है, मीन डेविएशन इज सुटेबल। ठीक, बाकी जो है क्वार्टिल डेविएशन है ये इंटर क्वार्टिल रेंज चेक करता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन है ये मीन रूट स्क्वायर डेविएशन चेक करता है, दैट इज स्क्वायर डेविएशन, और रेंज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू को देखता है। नेक्स्ट, सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेनली ड्राइवन बाय। हाँ जी, सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हालांकि और भी चीजें हैं सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के, जैसे हाई प्रोडक्टिविटी होगा, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इनोवेशन, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्वेश्चन 35, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखो नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, जैसे किसी को ऑफर दे दिया है, गिफ्ट दे दिए, नॉन प्राइस कंपटीशन, डिस्क्रिमिनेशन होता है। नेक्स्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये नहीं हो, ये परफेक्ट कंपटीशन की एक करेक्टरिस्टिक्स है। फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट ये भी है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ये भी है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो ये नॉट पूछ रहा है, दैट वन इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सी का बी बन जाएगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। होमोजीनियस प्रोडक्ट किसका है, परफेक्ट कंपटीशन का एक करेक्टरिस्टिक्स है, और मोनोपोलिस्टिक है तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट आएंगे। चलिए, इन मॉडरेटली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें हम लोग बेस्ट मेजर कह सकते हैं, दैट इज मीडियन, क्योंकि मीडियन ये बताता है कि मिड पोजीशन क्या है। तो अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीडियन इज बेस्ट बिकॉज द लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज एंड स्क्यूनेस। अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरम्स, अब इसमें से एक दो क्वेश्चन और आए हैं। एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट डेट फाइनेंस टैक्स कट। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे ही टैक्स रेट कट होगा, ठीक है, मान लीजिए टैक्स रेट जो है, टैक्स रेट 20 रुपए कम हो गया, अब इसके साथ साथ क्या हुआ, ये 20 रुपए क्या करेगी गवर्नमेंट, 20 रुपीज अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, दैट मीन्स थ्रू बोरोइंग्स, तो डेप्ट लेगा ये 20 रुपए का, तो ये टैक्स का जो 20 रुपए कम हुआ था ये बोरोइंग से पूरा होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा। तो रिगार्डिंग इक्विवेलेंस थ्योरम से, नाम से ही इसका इक्विवेलेंस है, तो दैट मीन्स इसका जो इकोनॉमी के ऊपर है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट हैव नो इफेक्ट ऑन कंजप्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि राशनल कंज्यूमर है, कंज्यूमर को ये पता है अगर आज से 20 रुपए टैक्स कम हुआ है तो वो क्या करेंगे, इस 20 रुपीज को सेव कर लेंगे, 20 रुपीज को सेव करेंगे, ताकि फ्यूचर में उनको पता है अगर ये अभी डेट ले रही है गवर्नमेंट तो डेफिनेटली फ्यूचर में रीपे करना है, और ये टैक्स रेट बढ़ाएगी, टैक्स रेट क्या 20 रुपए बढ़ा देगी फ्यूचर में। तो राशनल कंज्यूमर वो है जो आज का जो टैक्स है वो सेव कर लेंगे 20 रुपए, एंड द टैक्स कट टू पे फ्यूचर टैक्सेस, अभी क्योंकि उसको फ्यूचर में टैक्स पे करना है, इसलिए जो राशनल कंज्यूमर है, कंज्यूमर इज राशनल, ये अजम्पशन है एक, ठीक है, अब वो ऑलरेडी जानते हैं कि फ्यूचर में टैक्स बढ़ेगा तो हम ये 20 रुपए पे कर देंगे वहां पे, तो इसलिए कंजप्शन के ऊपर ना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सो हैव नो इफेक्ट ऑन कंजप्शन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस आगे भी हैं। डेविड रिकार्डो एंड लेटर इसको आगे डेवलप किया था रॉबर्ट जे बारो 1974 में, ठीक है, ये वही है जो मैंने बताया अभी, ठीक, बाकी आप एक बार इसको रीड आउट कर लेना। चलिए, इफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स राइजेस फ्रॉम 100 टू 25, 25 से बढ़ गया, इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स इंक्रीज हो गया 100 टू 115, 15 से इंक्रीज हो गया, दैट इज इंडेक्स प्राइस, और उसके बाद कह रहा है द नेट बॉटम टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक, अब देखो टर्म्स ऑफ ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, यहां से क्वेश्चन आता ही है। बेसिक फॉर्मूला देखो इसका क्या है, दैट इज एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स अपॉन इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक, और उसके बाद देखो ये हमारे पास रेशियो आता है 108.7 का, बल्कि इंप्रूवमेंट कितना हुआ, क्योंकि 100 तो बेस होता है, तो 100 के ऊपर कितना हुआ 8.7, तो इंप्रूव हुआ 8.7 का। चलिए, तो यहाँ ना टर्म्स ऑफ ट्रेड में से क्वेश्चन से पूछता ही है कुछ ना कुछ, ज्यादातर फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछता है। तो चेंज स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज बेस्ड ऑन, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी डिपेंड करता है आपका, देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस का इनवर्स रिलेशन रहता है, तो ये दैट मींस B1 इज करेक्ट। और केंज कहता है दैट इज वी हैव 3 मोटिव्स फॉर ट्रांजैक्शन, दैट इज ट्रांजैक्शन मोटिव है मनी के लिए, डिमांड के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव है, स्पेकुलेटिव मोटिव है।
चलिए नेक्स्ट, द रिकार्डियन इक्विवेलेंस फिर आ गया, इक्विवेलेंस प्रोपोजिशन इन पब्लिक फाइनेंस सजेस्ट दैट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग थ्रू डेप्ट रेदर देन इमीडिएट टैक्सेशन। तो इससे क्या होगा, फिर आ गया ये क्वेश्चन दोबारा ना, जिसका ये क्वेश्चन थ्योरी की थी, दोनों ऑप्शन सही, दोनों ही क्वेश्चन सही हुए होंगे। हैज नो रियल इफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड एज हाउस होल्ड एंटिसिपेट कर लेता है फ्यूचर टैक्सेस को। आज टैक्स कम हो रहे हैं तो डेफिनेटली बोरोइंग लेके फ्यूचर में पे करेगी गवर्नमेंट, तो टैक्स बढ़ाएगी। तो जाहिर सी बात है, आज जो आप 20 रुपये बचाओगे फ्यूचर में 20 रुपये पे करोगे, तो राशनल कंज्यूमर्स को सेव कर लेते हैं। तो यही चीज हमने डिस्कस भी करी है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। नेक्स्ट, केन्स एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट एपीसी इज, है ना। अब इसमें देखना एक बात ना, जब भी आपका एपीसी एमपीसी का जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो फटाफट से इसका ना एक चीज ये क्रिएट कर लेना, इनकम। देखो इनकम केंज कहता है कि इनकम सेम प्रोपोर्शन से बढ़ेगा। देखो जब 20 से बढ़ रहा है तो 20 से ही बढ़ेगा, और कंजप्शन आपका उससे कम बढ़ेगा। जैसे कंजप्शन यहाँ पे 20, 30, 40, 50 ये 10 से बढ़ रहा है, तो हमारे पास एपीसी, एपीसी दैट इज सी अपॉन वाई। तो एपीसी क्या हो रहा है ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट लेवल पे इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, और नेक्स्ट लेवल पे आ गया 30 अपॉन 20, तो ये हो गया 1.5। नेक्स्ट 40 अपॉन 40 दैट इज 1। उसके बाद 50 अपॉन 60, ठीक है 0.8 समथिंग। तो एपीसी क्या हो रहा है, एज इनकम इंक्रीज, जैसे इनकम इंक्रीज हो रहा है हमारे पास एपीसी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ड्यू टू। अब इसमें देखो मेंशन भी किया है, इसको क्लैरिफाई भी किया है, तो ऑप्शन ज्यादा सही होने के वो रहते हैं जिसमें ब्रैकेट में आपको स्पेसिफाई किया गया हो, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीजिंग एमपीएस। हालांकि सब में नहीं, बट हाँ मैक्सिमम यूजीसी भी करता है ऐसा। चलिए नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस रेजिडेंस वीजी मॉडल्स रिलेटेड टू विच मार्केट। तो इजी है, ये भी ओलिगोपोली मार्केट से जुड़ा हुआ है, किंग डिमांड कर्व इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द अंत्योदय अन्न योजना स्कीम लॉन्च्ड, दिसंबर 2000 में ये स्कीम्स थी, ठीक। सब्सिडाइज रेट फॉर फूड ग्रेन्स 1 करोड़ पुअरेस्ट ऑफ द फैमिलीज। और नेक्स्ट, अंडर द लार्ज कंट्री assumptions, व्हेन अ कंट्री imposed an optimal tariff, द वेलफेयर इफेक्ट ऑन द इम्पोजिंग कंट्री। एक बात याद रखना, अगर वो लार्ज कंट्री है तो इसका इम्पैक्ट और भी जगह पड़ेगा। सो अगर जो भी इम्पोज करता है टैरिफ, उसके टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो जाते हैं। सो इसमें देखो क्या होगा, दैट इज, तो इंपोर्टिंग कंट्री के द वेलफेयर इफेक्ट क्या होगा, दैट इज पॉजिटिव ड्यू टू टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। जो भी अगर लार्ज कंट्री है, अगर इम्पोज कर रहा है टैरिफ या फिर चार्ज, तो डेफिनेटली उसका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो इंप्रूव होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनडायरेक्ट मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। देखो इनडायरेक्ट मेथड वो है जो इनडायरेक्टली आपके मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा, और डायरेक्ट वो है जो आपको मनी सप्लाई डायरेक्ट आपका इफेक्ट करेगा। जैसे रेपो रेट है, बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब इनडायरेक्ट है। और इसमें क्या होगा, देखो पहले रेपो रेट क्या करेगी, आरबीआई बढ़ाएगी, तो रेपो रेट से डिमांड फॉर लोन्स कम होगा, डिमांड फॉर लोन्स कम होने से मनी सप्लाई कम होगा, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है। और सीआरआर क्या है, डायरेक्ट। सीआरआर में रिजर्व अभी सीआरआर 3% है, अगर इसको 4% कर देगी तो आरबीआई दैट इज कमर्शियल बैंक का सीधा 1% आपका रिजर्व बढ़ जाएगा सीधा ही। तो ये डायरेक्ट मेथड है क्रेडिट कंट्रोल का, सीआरआर और एसएलआर। चलिए नेक्स्ट, लेबर सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इन इंडिया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इनका, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट वगैरह। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ये भी याद रखना नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम के लिए। ग्रेचुटी एक्ट आ गया हमारे पास 1972, और कोड ऑन सोसाइटी एक्ट ये आ गया 2020 लेटेस्ट है, और उसके बाद आ गया एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 1952। सो BACD फोर्थ वन इज करेक्ट। हालांकि मेन एम हमारा ये है कि इनके आंसर्स को चेक करना, ठीक है, यहां स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट, फॉर द ओपन एंडेड क्लासिफिकेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेजर टू सेंट्रल टेंडेंसी। ओपन एंडेड होता है जैसे हम लोग बिलो 10 कर देते हैं, ये तो एक यहाँ मिसिंग है। 70 एंड अब क्या देते हैं, लास्ट जो आपका क्लास इंटरवल रहेगा वो मिसिंग रहेगा इसमें, ठीक है। तो इस केस में कह रहा है कि कौन सा जो आपका मेथड है वो सुटेबल रहेगा। अब देखो जब भी हम पोजीशन चेक कर रहे हैं ना, पोजीशन में मीडियन सबसे यूजफुल रहता है, पोजीशन चेक कर रहे हैं जब हम लोग। सो इट इज मीडियन टू कंसिडर्ड बेस्ट मेजर टू सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि ये पोजीशन को चेक करता है, मिड पोजीशन को, ठीक। सो B1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, डेट मोनेटाइजेशन रेफर्स टू, डेट मोनेटाइजेशन हो गया, या फिर इसको हम लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। दैट मीन्स जब भी फाइनेंस करेगा गवर्नमेंट, आरबीआई से प्रिंट करवाएगा नई करेंसी, या फिर सेंट्रल बैंक परचेजिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू फाइनेंस डेफिसिट, उसको हम बोलते हैं डेट
मोनेटाइजिंग, ठीक है। और याद रखना इसके लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए आरबीआई से प्रिंटिंग भी कर सकता है ताकि वो डेफिसिट्स कंप्लीट हो या फिर डेफिसिट कवर हो सके। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी सजेस्ट दैट मॉनेटरी दैट इज ये थोड़ी थोड़ी नवी है और हालांकि ये यूजीसी नेट में भी अभी क्वेश्चन नहीं आया मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी से। तो ये सजेस्ट करता है कंट्री विद सॉवरेन करेंसीज कैन ऑलवेज प्रिंट मनी। सॉवरेन करेंसीज हैं जो बड़ी बड़ी करेंसीज हैं, वो हमेशा अपनी डेट की अगर पेमेंट करनी है, ठीक है, तो अपनी डेट की पेमेंट के लिए खुद करेंसी प्रिंट करेंगी, ठीक है, मेकिंग डिफॉल्ट इम्पॉसिबल। उनको डिफॉल्ट हो जाए वो इम्पॉसिबल सा है। जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, यूएस है, यूके है, इंडिया भी उसका पार्ट है, तो ये क्या करेंगी, अपनी करेंसी प्रिंट करेंगी ताकि वो डेट वगैरह क्लियर कर पाए, ठीक। और डिफॉल्टर्स होने से पहले, ठीक है, डिफॉल्ट होना इम्पॉसिबल है इनका। तो ये है आपका that is modern monetary theory approach. Next, in monopolistic competition the demand curve faced by a single firm is याद रखना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ठीक है। तो डिमांड कर्व क्या होती है इसकी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है बट मोर इलास्टिक, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था दैट इज डिमांड कर्व, एवरेज रिवेन्यू कर्व, मोर इलास्टिक, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक से ही बहुत क्वेश्चन आ गए इस बार। नेक्स्ट, क्यू थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय टॉपिन सजेस्ट द फर्म्स इन्वेस्ट। तो फर्म इन्वेस्ट क्या होगा, मार्केट वैल्यू अपॉन रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज ग्रेटर देन 1, तब प्रॉफिटेबल माना जाता है इन्वेस्टमेंट। दो चीजें और देख लीजिए, क्यू रेशो कहता क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जितना ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट उतना ही प्रॉफिटेबल होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। अगर इक्वल टू 1 है तो इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट कह लो, अगर ये रेशो कम है, लेस देन 1 है, तो ये है कि प्रॉफिटेबल नहीं है इन्वेस्टमेंट आपका। नेक्स्ट, व्हेन ई इज इक्वल टू 0 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, तो ये वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, परफेक्टली इनलास्टिक। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट पैरिटी कंडीशंस स्टेट दैट, ठीक है। अब यहां भी देखो इतना लंबा ऑप्शन एक ही गया हुआ है, तो आप थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आज का आंसर भी सही यही होगा, ठीक है। द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन रेट। अब है क्या, अपनी लैंग्वेज में समझते हैं इसको। इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या कहता है, ये कहता है कि जो आपका डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है और जो आपका फॉरेन इंटरेस्ट रेट है, ये ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी की, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज लिमिटेड प्राइमरली बाय। क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है आपके रिजर्व पे, क्योंकि जब मनी मल्टीप्लायर होता है ना वो 1/LRR, बस यही डिसाइड करता है लीगल रिजर्व रेशो। ये दो चीजों से बनता है, CRR प्लस SLR। तो ये रिजर्व जितना ज्यादा होगा मनी क्रिएशन उतना ही कम होगा। तो रिजर्व रिक्वायरमेंट सेट बाय आरबीआई ये डिपेंड करता है कि क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा या कम होगा, इनका इनवर्स रिलेशन है। चलिए नेक्स्ट अगेन क्रोनोलॉजी आ गई या फिर थ्योरीज मैच करनी है हमें। स्कीम्स, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, इसका एम है फर्टिलिटी दैट इज TFR को 2.1 करना, ठीक है, ये सेकंड हो गया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत इजी है, LPG पॉलिसी 1। अन्नपूर्णा स्कीम्स फूड से रिलेटेड आ गया, प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स, तो ये हो गया 3। मनरेगा आपको पता ही है 100 डेज वर्क है, अब इसका नाम हो गया है VB जीरामजी स्कीम, तो ये हो गया 100, दैट मीन्स फोर्थ, ठीक है। 2 1 3 4 2 1 3 4, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ऑप्टिमल थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, दूसरा क्वेश्चन है ये ऑप्टिमल ट्रेड थ्योरी से, टैरिफ थ्योरी से। लार्ज कंट्री कैन इंप्रूव इट्स वेलफेयर बाय इंपोजिंग टैरिफ बिकॉज, अब देखो जितनी लार्ज कंट्री रहेगी उसका इंपैक्ट रहेगा, ठीक है, वर्ल्ड की प्राइस के ऊपर। दी कंट्री कैन इन्फ्लुएंस वर्ल्ड प्राइजेस एंड इंप्रूव टर्म्स ऑफ ट्रेड। जाहिर सी बात है जब भी कोई बड़ी कंट्री अगर टैरिफ इंपोज करेगा, ठीक है, तो उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव ही होगा। तो यहाँ पे इंप्रूव तो एक ही ऑप्शन में है ये, ठीक, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। और वो वर्ल्ड प्राइस को भी इन्फ्लुएंस करेगा ही, ठीक है, बड़ी कंट्री है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम्स, MEIS स्कीम्स। तो इसका मेन एम है टू इंसेंटिवाइज एक्सपोर्टर्स थ्रू ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स। अभी जो स्क्रिप्ट्स है ये कह लो इंसेंटिव्स टाइप से हैं, जिसमें आपके कुछ कुछ चीजें माफ हो जाएंगी, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है, उसके लिए आप पे कर सकते हो ये यूज करके। कूपन कह लो आप, एडिशनल कस्टम ड्यूटी हो गया, सेफ गार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी एटसेट्रा, ठीक, तो ये आप पे कर सकते हो इनसे। स्क्रिप्ट शुड यूज टू पे दिस।
नेक्स्ट, अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज ओनली अ सिंगल बायर एंड अ सिंगल सेलर, एक ही बायर है और एक ही सेलर है, तो इसको हम बोलते हैं बायलेटरल मोनोपोली। याद रखना, बायलेटरल मोनोपोली। अब इसमें क्या होगा ना, दोनों की ही मोनोपोली होगी। देखो, बार्गेनिंग पावर एंड निगोशिएशन पावर। सिंगल कोल माइंस है, ये सेलर हो गया सिंगल। अब इसको पता है कि जो स्टील प्लांट है वही हमें, हमारा जो कोयला है वही खरीदेगा कोल, तो ये एक ही बायर होगा और एक ही सेलर होगा, तो दोनों की ही मोनोपोली होगी। चलिए, तो मोनोपोसोनी क्या है? मोनोपोसोनी को आप अगर पता है तो कमेंट करिएगा। इफ द मोड ऑफ डाटा इज 18 एंड मीन इज 24, देन मीडियन इज। याद रखना, ये बेसिक आपका इसी मेथड से निकल जाएगा। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, इसी मेथड से। बट याद रखना आप लोगों का ना और भी मेथड्स हैं, जैसे ये मेथड तो बेसिक हो गया, एक ये वाला मेथड आप ट्राई करके देखना। कई बार ना इसमें इंडिविजुअल मेथड पूछ लेता है कि मीडियन का सेपरेट मेथड क्या है, तो मीडियन ऐसे में निकाल सकते हो आप, मोड प्लस 2 मीन अपॉन 3, ठीक है। तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन तो है नहीं, तो इसमें जो 22 है दैट मीन्स करेक्ट आंसर, ठीक। हालांकि मीन मीडियन मोड के जितने भी आपके ऑप्शन, जितने भी आपके कैलकुलेशन है, इसी फॉर्मूले से आपके निकल जाएंगे। चलिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्स इंसिडेंस, ये फिर आ गया टैक्स इंसिडेंस, फाइनल मनी बर्डन। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एज पर डेल्टन्स डिस्ट्रिक्शन। याद रखना, इम्पैक्ट होता है इनिशियल बर्डन, ठीक है, ये है आपका इनिशियल लीगल बर्डन दैट द पर्सन कैन रिक्वायर टू रिमिट द टैक्स, ठीक। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। अब याद रखना, हाँ, अच्छा, ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। देखो, इम्पैक्ट तो क्या है ना, आपका इनिशियल लीगल बर्डन है, बट अगर वो टैक्स इंसिडेंस है तो वो है फाइनल मनी बर्डन इंसिडेंस। बट यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्स इंसिडेंस पूछ रहा है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स पूछ रहा है। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, आंसर सी ही होगा, क्योंकि इम्पैक्ट होता है आपका इनिशियल बर्डन, तो इनिशियल लीगल बर्डन दैट पर्सन फर्स्ट रिक्वायर टू रिमिट द टैक्स। और जो टैक्स इंसिडेंस होता है उसको हम बोलते हैं फाइनल इकोनॉमिक बर्डन, ठीक। तो याद रखना, दो अलग अलग चीजें यहाँ पे पूछ ली हैं। अगर वो इंसिडेंस है फिर देख लो, अगर वो टैक्स इंसिडेंस है तो वो है फाइनल इकोनॉमिक बर्डन, और अगर वो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स है तो वो है इनिशियल मनी लीगल बर्डन। तो ये कह रहा है व्हाट इज इम्पैक्ट, तो ये सी ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। इम्पैक्ट है आपका इनिशियल लीगल बर्डन और इंसिडेंस है आपका फाइनल इकोनॉमिक बर्डन, ठीक। हालांकि यहाँ पूछ क्या रहा है, पूछ यहाँ रहा है कि व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, तो इम्पैक्ट तो हो गया इनिशियल, तो ये सी होगा, ठीक। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मार्शल लर्नर कंडीशंस, अ करेंसी डेप्रिसिएशन विल इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस। करेंसी देखो इंप्रूवमेंट तभी होगा जब आपका एक्सपोर्ट प्राइस इंपोर्ट प्राइस का जो समीशन है वो मोर देन 1 रहेगा, दैट इज सम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्राइस इलास्टिसिटीज इज मोर देन 1, ठीक है, ये भी देख लीजिए, ये मोर देन 1। अगर ये लेस देन 1 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे बेनिफिशियल नहीं रहेंगे। अगर इक्वल रहेगा तो कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ ट्रेड दैट मीन्स डेप्रिसिएशन का कोई फायदा नहीं रहेगा, ठीक। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस, द इक्विलिब्रियम वेज इज डिटरमाइंड बाय। हालांकि इक्विलिब्रियम वेज रेट वहीं डिटरमाइन होगी जहां डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे के बराबर होंगी, ठीक है। इंट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, तो वही हो गया इंट्रैक्शन, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम। तो यहाँ इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत आपको नहीं पड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 63, अकॉर्डिंग टू मस्ग्रेव्स थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, द थ्री मेन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट्स आर। मस्ग्रेव के हिसाब से 3 फंक्शन कौन है? हाँ जी, पीवाईक्यू है, ये वाला बहुत बार पूछा गया है। अलोकेटिव फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, स्टेबलाइजेशन है। अलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू केन्ज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, द इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो केन्ज के हिसाब से इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड होता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी से, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट, द पॉइंट विच टोटल प्रोडक्ट बिगिंस टू फ्लैटन आउट इंडिकेट्स। हालांकि ये क्वेश्चन देखो पूछ क्या रहा है, अगर हम लोग एक इसका डायग्राम बनाएं तो फ्लैटन पूछ रहा है ये, तो अगर ये सेकंड स्टेज पूछ रहा है, ठीक है, द प्रोडक्ट इज बिगिंस टू फ्लैटन, और फ्लैट तो यहाँ भी एक टॉप स्पीड आपका फ्लैट हो जाता है, बट यहाँ से जो ये आपका ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, ये वाला यहाँ से शुरू हो जाता है ये थोड़ा हल्का सा झुकना, ठीक। हालांकि ये फ्लैट कह रहा है, फ्लैट तो बिल्कुल मैक्सिमम हो रहा है, जहाँ एम यू इज इक्वल टू दैट एम पी इज इक्वल टू 0 हो जाता है, बट इसके हिसाब से डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट ये नहीं है। द एंड ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल्स, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल यहाँ तक एंड हो जाता है, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक। मैक्सिमम एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है यहाँ पे सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में। द ऑनसेट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स,
मतलब डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न्स वहां से स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर हम लोग ये पॉइंट पे देखें तो 2 ऑप्शन इसमें सही बनने के चांसेस हैं। अगर वो ये पूछ रहा है ये वाला क्वेश्चन, टीपी कर्व्स बिगिंस टू फ्लैटन, ठीक है, थोड़ा सा फ्लैट होने जा रहा है या फिर झुक रहा है, तो उस केस में ना 2, एक तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स हमारा एंड हो रहा है, ठीक है, एक हो रहा है हमारा ऑनसेट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स वहां से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से हमारे डिमिनिशिंग एमई दैट इज स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 3 2 1 0, डिमिनिशिंग स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन इसके सही बन सकते हैं, दैट इज एक हमारे पास दैट इज बी और डी, ठीक है, बी और डी, ठीक है। अब क्या आंसर अप्रोप्रिएट होना चाहिए एक बार कमेंट करना आप। चलिए नेक्स्ट, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम, कॉस्ट पुश आएगा कब, जब कॉस्ट बढ़ेगी, वेजेस बढ़ेंगे, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, ठीक है, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा। और वैसे डिमांड पुल भी है, जब डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आएगा। नेक्स्ट, एक्सटर्नल डेट इज जनरली कंसिडर मोर प्रॉब्लमेटिक देन डोमेस्टिक डेट, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो एक तो आपका बीओपी डेफिसिट में चला जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में चला जाएगा, ठीक है, तो इट इन्वॉल्व फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड बीओपी कंस्ट्रेंट्स। Which of the following is not a primary function and objective of World Trade Organizations? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये लोन्स प्रोवाइड नहीं करता डेवलपिंग कंट्रीज को फॉर इम्प्रूविंग बीओपी। अब वो आईएमएफ का काम है बीओपी के लिए, बीओपी डेफिसिट कंट्रीज के लिए लोन प्रोवाइड करना, ठीक है, बाकी ये जो फंक्शंस हैं ये डब्ल्यूटीओ के हैं। नेक्स्ट, डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी रिजल्ट, डिवैल्यूएशन जब भी होगा तो डिवैल्यूएशन से क्या होगा, डिवैल्यूएशन जब करेंसी, दैट मींस रुपीस की वैल्यू आपने कम कर दी, डेलिब्रेट जानबूझ के कम करी है रुपीस की वैल्यू, तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स जो होंगे ना वो डाउन हो जाएंगे, तो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिलेटेड टू फॉरेन करेंसी। तो यहाँ तो सिंपल आंसर है, कॉन्सिक्वेंस पूछ ही नहीं रहा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नाइट प्योर प्रॉफिट अकर्स, सो याद रखना नाइट की जहां थ्योरी आ गई ना, नाइट मतलब रात, रात को क्या होती है ना, चीजें अनसर्टेन होती है, दिखाई नहीं देती, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर हमें करना है अनसर्टेनिटी बियरिंग, ठीक है, अनसर्टेनिटी बियरिंग्स। इसमें 2 चीजें, एक रिस्क है, रिस्क को हम लोग इंश्योरेंस से कवर कर सकते हैं, थेफ्ट एक्सीडेंट वगैरह है। नेक्स्ट अनसर्टेनिटी जो है, ठीक, अनसर्टेनिटी ये अनप्रिडिक्टेबल है और नॉन इंश्योरेबल है। Next, if the percentage increase in demand is less than percentage increase in price elasticity, तो लेस इलास्टिक है, जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड कम है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा है, सो दैट इज लेस इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट, फिलिप कर्व रिप्रेजेंट इनवर्स रिलेशन बिटवीन, हालांकि इस टाइम के इजी क्वेश्चन भी आ गए हैं, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का रिलेशन, ठीक है, लोअर अनएम्प्लॉयमेंट हाई इन्फ्लेशन, हायर अनएम्प्लॉयमेंट लो इन्फ्लेशन। 73 इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स, हालांकि ये वाला क्वेश्चन भी इकोनोमेट्रिक्स से पूछ लिया, y इज इक्वल टू ए इंटरसेप्ट है, b स्लोप है, x प्लस e, ये कह रहे हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड मिनिमाइज, मतलब ओएलएस मिनिमाइज करेगा, मिनिमाइज दी, सो राइट आंसर है दैट इज सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एरर्स, सो दैट इज इन ओएलएस मेथड्स is estimated by choosing the value, इंटरसेप्ट है, b स्लोप है, मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर्ड रेजिडुअल एरर्स। हालांकि इकोनोमेट्रिक्स थोड़ा को डीप पढ़ना पड़ेगा, हालांकि ये क्वेश्चंस इकोनोमेट्रिक्स से पीजीटी लेवल पर नहीं पूछते, बट हाँ यूपी पीजीटी में पूछ लिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट, हालांकि यूजीसी में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इकोनोमेट्रिक्स से और डी ट्रिपल एस में भी बनते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड ओवर बायलेटरल ट्रेड अरेंजमेंट इज, सो मल्टीलेटरल ट्रेड और बायलेटरल ट्रेड से कैसे आपका बेनिफिशियल है, जाहिर सी बात है अगर मल्टीलेटरल ट्रेड है तो आपका साइज बड़ा होगा, ग्रेटर स्कोप होगा एंड ट्रेड क्रिएशन होगा एंड स्पेशलाइजेशन बेनिफिट्स होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मल्टीलेटरल मतलब मोर देन 2 कंट्रीज, बायलेटरल बिटवीन दैट इज विद इन 2 कंट्रीज या बिटवीन 2 कंट्रीज। चलिए, सो ट्रेड क्रिएशन होगा, एफिशिएंसी गेन होगा और ब्रॉडर एक्सेस मिलेगा आपको मार्केट का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन अगेन, ये 4y प्लस 5x इज इक्वल टू 15 एंड रिग्रेशन लाइन पूछ लिया ये वाला, और दैट इज कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 0.75, x ऑन y, y ऑन x हम लोग जब करते हैं ना सॉल्व इसको, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी आता था, y ऑन x, x ऑन y, ठीक, तो जाहिर सी बात है इसमें सीधा हमने कैलकुलेट कर लिया इसको, तो लास्ट में जो आंसर है दैट इज 0.45, सोल्यूशन भी है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट, इन अ मोनोपोली the lack of substitutes for product typically result,
हाँ जी, मोनोपोली है, सब्स्टिट्यूट्स आपके गुड्स कम हैं, तो इससे क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो तो बनेगी आपकी मोनोपोलिस्टिक की। बट हाँ, थोड़ा सा ना ये स्टीप रहती है, दैट इज इनलास्टिक रहती है, ठीक है, अंडर मोनोपोली डिमांड कर, या फिर इसको हम एवरेज रिवेन्यू कर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, राशनल प्रोड्यूसर प्रोड्यूस इन द रीजन वेयर। एक राशनल प्रोड्यूसर वो है जो सोच समझ के प्रोड्यूस करता है किस रीजन में। हालांकि ये इस जो ये वाला डायग्राम था ना, इससे पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। राशनल प्रोड्यूसर वो है जो सेकंड स्टेज में प्रोड्यूस करेगा। सेकंड स्टेज में क्या होता है, आपका जो टीपी इंक्रीज होता है एट डिमिनिशिंग रेट, बट हाँ टीपी डिमिनिशिंग रेट से तो होता है बट स्टिल इंक्रीज हो रहा होता है। और यहाँ आप अपने जो इनपुट्स हैं उनको आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो। जहां आपका टीपी मैक्सिमम है, यहाँ आपका देखो एमपी आपका 0 हो जाता है, बट हाँ फिर भी आप क्या रहोगे, यहाँ एमपी आपका डिमिनिश होगा, बट यहाँ आप मैक्सिमम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको आप यूज कर पाओगे, दैट इज लेबर कैपिटल, उनको यूज कर पाओगे। बल्कि फर्स्ट स्टेज में आप लेबर वगैरह बहुत कम यूज कर पाओगे, तो इसीलिए सेकंड स्टेज बेस्ट माना जाता है। सो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट्स बिकमिंग डिक्लाइंस, तो यहाँ पे एमपी क्या होगा, इसका डिक्लाइन हो रहा है, तो ये बेस्ट माना जाता है, दैट इज राशनल प्रोड्यूसर यही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ए पॉइंट। नेक्स्ट, नाबार्ड प्राइमरीली फंक्शन इन इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम। नाबार्ड का क्वेश्चन पूछा गया है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन देता है, प्रोवाइडिंग रिफाइनेंस सपोर्ट टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग माइलस्टोन इन इंडिया। अब फिर से वही कुछ प्रोग्राम्स हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स 1952। बेसिक एम हमारा क्या है, एम ये है कि इनके आंसर्स देखना। अडॉप्शन ऑफ फ्री टारगेट, दैट इज टारगेट फ्री अप्रोच 1996, और कम्युनिटी नीड्स असेसमेंट अप्रोच का ये पार्ट है। नेक्स्ट, लॉन्च द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, दैट इज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये हो गया 2005। ठीक है, आप आंसर बी है। आंसर जो भी हो, हमें तो मेन चीज है वो डेट्स सीखनी है। नंबर 80, द प्रोडक्शन टर्मिनेशन थ्योरम पोस्टुलेट दैट। अब प्रोडक्शन टर्मिनेशन थ्योरम भी, ये भी पहली बार पूछी गई है इस टाइप की थ्योरी। इसमें जो राइट आंसर है दैट इज प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहेगा एज लॉन्ग एज मार्जिनल रेवेन्यू एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट। जब तक ये मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा होगा मार्जिनल कॉस्ट से, प्रोडक्शन आपका कंटिन्यूअस बढ़ता रहेगा। तो सी ऑप्शन इसमें जो है करेक्ट है। बट और भी इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं या फिर और भी चीजें वो देख लेते हैं। एमआर, अगर एमसीसी ज्यादा रहेगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, अगर इक्वल हो जाएगा प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड, ऑप्टिमल आउटपुट है। और अगर एमआर लेस देन एमसी होगा तो यहाँ पर दैट इज स्टॉप प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट्स। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग रामसे रूल्स का क्वेश्चन यूजीसी नेट में पहले भी आ चुका है। ऑप्टिमल टैक्सेशन, गुड शुड बी टैक्स्ड। अब यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और टैक्सेशन के बीच का, तो ये कहते हैं देयर इज इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ देयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब इसमें भी ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है, मतलब कि आंसर राइट होने के चांसेस ज्यादा हैं। हायर टैक्स और इनलास्टिक के बीच में इनवर्स रिलेशन है। अब ये कहता है कि रामसे कहते हैं कि भैया ऐसा है कि जो इनलास्टिक डिमांड है, जो आपको गुड्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है, उस पर आप हायर टैक्स लगाओ। ठीक है, जो आपको इलास्टिक डिमांड है उसके लिए आप लोअर टैक्स करो। ठीक है, हायर टैक्स कंज्यूमर्स रिड्यूस कंजप्शन ओनली स्लाइटली, और लोअर टैक्स इलास्टिसिटी डिमांड, दैट इज लोअर टैक्स लगाओ टू अवॉइड large distortion in consumptions. Next, the demographic dividend in context in India's population structure. Demographic dividend हमें ये बताता है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया का क्या है। इकोनॉमिक एडवांटेज फ्रॉम वर्किंग एज पॉपुलेशन, इंडिया का वर्किंग एज पॉपुलेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं 15 ईयर टू 64 ईयर। बाकी आपको दिखेगा 15 ईयर टू 59 या 60 ईयर भी दिखेगा, 59 ईयर भी इंटरनेशनल लेवल पे। चलिए, सो हाई प्रोपोर्शन ऑफ यूथ एंड वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया का, तो इंडिया की डेमोग्राफी सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज द बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट्स अ मार्केट फेलियर्स ड्यू टू एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। मार्केट फेलियर्स होता है जब आपके पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। कंज्यूमर बाय सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी। ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या है, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है। इसी को जॉर्ज अकल्लफ नोबेल लॉरिएट्स हैं, इन्होंने नाम दिया था सब स्टैंडर्ड गुड्स को लेमन्स, दैट इज मार्केट फॉर लेमन्स। इन मॉडरेटली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन। अब यहाँ पे मीन की वैल्यू दी हुई है 12 और मीडियन की वैल्यू दी हुई है 8। तो याद रखना कि जो हमने एक फॉर्मूला दिया था z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यहीं से आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स मीडियन दिया हुआ 8 और 2 मीन ये दिया हुआ है दैट इज 12, सो दैट इज 24 माइनस 24, ये हो गया 0। अब हालांकि
मेथड आपका इसी मेथड से निकल जाएगा, दैट इज ये वाले मेथड से, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट, प्राइमरी पर्पस ऑफ आईएमएफ स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट 1969 में स्टार्ट हुए थे। क्या मेन इसका ऑब्जेक्टिव है? इसका ऑब्जेक्टिव है इट इज एक्ट एज अ सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व असेट्स फॉर मेंबर कंट्री। हालांकि इसको पेपर गोल्ड ही बोलते हैं और ये मेंबर नेशन की करेंसी ही बोल लो आप, ठीक है। सो इसमें जो है ना, इसमें यूएस डॉलर है, यूरो है, चाइनीज युआन है, जापानीज येन है, ब्रिटिश पाउंड है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, गिल्ट एज सिक्योरिटी मार्केट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट डेप्ट रेफर्स टू। तो गिल्ट एज जो होती है हाई क्वालिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं विद मिनिमल डिफॉल्ट रिस्क, रिस्क इसमें कम रहता है। नेक्स्ट, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्ज दैट इज इंडस्ट्री डिमांड कर्व आर आइडेंटिकल इन केस ऑफ, याद रखना अब ये कह रहा है कि एवरेज रेवेन्यू और एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व आर आइडेंटिकल, एक ही होती हैं। जो आपकी एवरेज रेवेन्यू कर्व है यही आपकी डिमांड कर्व है, दैट इज इंडस्ट्री डिमांड कर्व है। तो ये किसमें होता है? याद रखना ये परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में जो इंडस्ट्री डिमांड कर्व रहती है, इंडस्ट्री की डिमांड कर्व डाउनवर्ड रहती है। और याद रखना यही परफेक्ट कंपटीशन जो प्राइस सेट करता है फर्म के लिए परफेक्ट कंपटीशन में, तो बन जाता है हॉरिजॉन्टल। फर्म की एवरेज रेवेन्यू और डिमांड आप एक कह सकते हो, बट अगर इंडस्ट्री डिमांड है तो वो बनेगा आंसर मोनोपोली, ठीक है, वो बनेगा मोनोपोली। अगर वो फर्म डिमांड कहता, ठीक है, तो आ जाता परफेक्ट कंपटीशन। याद रखना जो इंडस्ट्री की डिमांड कर्व है परफेक्ट कंपटीशन की वो डाउनवर्ड ही है, हाँ जो फर्म की डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल है। चलिए नेक्स्ट, इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी प्राइस डिटर्मिनेशन इज प्राइमरली बेस्ड ऑन। सोशलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट मेन प्राइस डिसाइड करेगा, तो स्टेट प्लानिंग काम आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स काम आएंगे। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल्स इन्फ्लेशन प्राइमरली थ्रू, तो ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, हालांकि रिवर्स रेपो रेट की जगह अब यूज होता है एसडीएफ। चलिए तो दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच इज नॉन एज शट डाउन, दैट इज शट डाउन प्राइस, कहने का मतलब ये है व्हेन प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या फिर मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाए। व्हेन प्राइस ऑफ द गुड्स इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सो इट इज शट डाउन प्राइस। अब शट डाउन प्राइस इससे नीचे प्रोडक्शन करेगा ही नहीं वो, तो याद रखना इट इज प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, दैट इज मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और यहाँ पे जहाँ पे आपका प्राइस लेस देन एबीसी हो जाएगा वहां तो वो वेरिएबल कॉस्ट और आपके फिक्स कॉस्ट कुछ भी रिकवर नहीं कर पाएगा। तो ये वाला पॉइंट ऐसा है जहां पे वो कम से कम अपनी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर लेगा। नेक्स्ट, चैम्बरलिन्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मॉडल्स इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। क्या होगा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में? प्राइस जो हो जाएंगे, प्राइस इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट बट एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट विद एक्सेस कैपेसिटी। अब इसको देखो समझना कैसे है, इसको समझिए आप एक डायग्राम से, ठीक है। डायग्राम जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसकी डिमांड कर्व रहती है मोनोलास्टिक, दैट इज एवरेज रेवेन्यू, इसके करस्पॉन्डिंग आता है हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू। अब याद रखना यहाँ लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट तो हमारी एसी हो जाएगी ये, और एसी का जो मिनिमम पॉइंट है वहां से निकलेगा हमारा एमसी, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। और जहां पे भी आपका एमसी इज इक्वल टू एमआर हुआ है वहां बनेगा आपका इक्विलिब्रियम। सो दैट इज ये हुआ प्राइस डिसाइड, ये हुआ इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्विलिब्रियम ये वाला पॉइंट ई जहां पे एम आर इज इक्वल टू एम सी, और ये हुआ इक्विलिब्रियम प्राइस इतना, दैट इज ओ पी। तो इस लेवल पर आप देखो, अगर हम इस लेवल पे चेक करें, ये लेवल पे प्राइस इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, जो प्राइस है यहाँ पे एवरेज कॉस्ट के बराबर है, एवरेज कॉस्ट की लाइन जा रही है, बट एक्सीड मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट से देखो मार्जिनल कॉस्ट से प्राइस ऊपर है, ठीक है, विद एक्सेस कैपेसिटी। अगर यहाँ मिनिमम पॉइंट पे अब प्रोडक्शन होता तो मिनिमम पॉइंट पे एफिशिएंट प्रोडक्शन होता, देखो प्रोडक्शन ज्यादा हो पाता, OQ1 होना था प्रोडक्शन। तो ये जो है ना ये एक्सेस कैपेसिटी है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, तो एक्सेस कैपेसिटी होगा। तो इसीलिए ये इस टाइप के क्वेश्चन एक्सेस कैपेसिटी से आ भी सकता है आगे, ठीक है, तो याद रखना, तैयार रहना। नेक्स्ट, माल्थस आर्ग्यूड दैट पॉपुलेशन वाज हेल्ड विद इन रिसोर्स लिमिट बाय टू टाइप्स। माल्थस के दो टाइप्स के चेक हैं, एक है पॉजिटिव चेक्स, पॉजिटिव चेक्स है कि आपका अर्थक्वेक्स आ जाए, सुनामी आ जाए तब लोग मर जाएंगे, और उसके बाद प्रिवेंटेटिव चेक्स, दैट इज पॉजिटिव चेक्स एंड प्रिवेंटेटिव, बी सही है इसका। प्रिवेंटेटिव ये है कि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, खुद ही आप प्रिकॉशन ले लेते हो, ठीक है, रिड्यूस बर्थ रेट वगैरह के लिए। सो पॉजिटिव चेक्स ये हैं, इंक्रीज बर्थ रेट, फेमाइन आ गया, डिसीज आ गया, वॉर हो गया। was not fundamental pillar of the original GATT 1947, जो बाद में बन गया था WTO 1995 में।
सो इसमें क्या है, देखो बाइंडिंग ऑफ टैरिफ्स इसके अंदर आता है, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल आता है और मोस्ट फेवर्ड नेशंस ट्रीटमेंट आता है, बट फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल इसमें इंक्लूड नहीं है। दैट इज नॉट अ पिलर ऑफ फंडामेंटल पिलर ओरिजिनल गेट का। नेक्स्ट, अब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ टैक्स शिफ्टिंग जो क्लासिकल की थ्योरी है, विद द क्लासिकल स्कूल्स अज्यूम्स दैट, तो ये अज्यूम करते हैं ऑल टैक्सेस आर इवेंचुअली शिफ्टेड टू कंज्यूमर्स। ठीक है, ऑल टैक्सेस क्या है, शिफ्ट हो सकते हैं, बट हाँ कुछ कुछ सोर्सेज में ना टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड भी देखने को मिला हमें। तो ऑप्शन इसमें अप्रोप्रिएट जो है वो सी बनेगा, बट डी भी हो सकता है क्या, ये कमेंट में करना। लेकिन अप्रोप्रिएट जो है वो दैट वन इज सी अप्रोप्रिएट लग रहा है। सो दैट वन इज ऑल टैक्सेस आर इवेंचुअली शिफ्टेड फॉरवर्ड टू द कंज्यूमर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। फिस्कल पॉलिसी देखो इकोनॉमिक ग्रोथ है और इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक, और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, पॉवर्टी रिडक्शन है, दैट इज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी। नेक्स्ट, सेलेक्टिव कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ये दोबारा पूछा गया है। प्राइमरी एम्स, तो इसमें मेन प्राइमरी एम क्या रहता है इनका, टू मेंटेन दैट इज डायरेक्ट क्रेडिट फ्लो ऑफ स्पेसिफिक सेक्टर। हाँ ये वाला सही है, जिसमें मॉरल सजेशन में कहते हैं ना हम लोग, आरबीआई गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि स्पेसिफिक सेक्टर के लिए आप इतना लोन दीजिए या फिर मनी अलोकेट करिए, तो इसमें डायरेक्ट कंट्रोल क्रेडिट फ्लो टू स्पेसिफिक सेक्टर और पर्पस, ये सही है, दैट इज बी। क्वालिटेटिव मेजर भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, दैट इज वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर स्टेट दैट, तो ये क्या करता है, दैट मीन्स जो हमारे पास पब्लिक एक्सपेंडिचर है एज परसेंट ऑफ जीडीपी, ये इंक्रीज होना चाहिए एज पर कैपिटा इनकम इंक्रीज। जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तो हमारा जीडीपी का जो प्रोपोर्शन है एज पब्लिक एक्सपेंडिचर वो भी बढ़ना चाहिए। ठीक, तो डी ऑप्शन सही है। बल्कि इसमें एक चीज, ये जो थ्योरी है ना, ये पहले भी पीजीटी में भी और यूजीसी में पूछी गई है। सो इट लीड टू हायर शेयर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन जीडीपी, जैसे जैसे आपका गवर्नमेंट जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, आपका हायर पब्लिक एक्सपेंडिचर भी जीडीपी का प्रोपोर्शन बढ़ाना पड़ेगा। सो दैट इज डिमांड फॉर सोशल सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, ये भी इंक्रीज होगा। नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ग्रो, ठीक है, इसलिए पब्लिक एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। चलिए, so the model used to represent the process of explaining and transformation of countries from high birth rate to low death rates, इस टर्म्स को क्या बोलते हैं, इस टर्म्स को हम बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। नेक्स्ट, अगेन आईएमएफ लोन प्रोवाइड करता है बीओपी सपोर्ट के लिए, तो ये हो गया सेकंड। आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक भी हम इसको बोलते हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज को ये लोन देता है, मिडिल इनकम कंट्रीज, दैट वन इज 3। आईडीए ये सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है, दैट इज आईडीए, सो दैट मीन्स कंसेशनल लैंडिंग प्रोवाइड करता है, कंसेशनल लोन्स, दैट वन इज 1, और दैट वन इज 1। और उसके बाद हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये है रीजनल डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंसिंग इन पैसिफिक एशिया पैसिफिक, तो ये हो गया 4। ठीक है, 2 3 1 4 सेकंड वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आईबीआरडी, दैट मींस वर्ल्ड बैंक, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्राइमरली प्रोवाइड्स, तो ये अगेन फिर दोबारा पूछा गया है सेम क्वेश्चन, लोन्स प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट असिस्टेंस टू मिडिल इनकम कंट्रीज। चलिए, तो इन पर्पस के लिए ये लोन प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज अज्यूम्ड, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा तो लीनियर हमारे पास आइसो क्वांट हमें मिलेगा, सो दैट वन इज लीनियर आइसो क्वांट। ठीक है, और अगर एल शेप होगा तो ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा। डेब्ट डिफ्लेशन स्पाइरल्स एज डिस्क्राइब बाय एरिन फिशर अकर्स, तो डेब्ट डिफ्लेशन होता क्या है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सो एरिन फिशर ने कॉन्सेप्ट दिया था 1933 में, तो ये कहते हैं जैसे डिफ्लेशन आएगा, प्राइस फॉल होगा, तो इससे क्या होगा ना, जो रियल वैल्यू होगी डेट की वो अपने आप बढ़ जाएगी, तो रियल वैल्यू बढ़ जाएगी, दैट मीन्स उसका रेट बढ़ गया डेप्ट का पहले से। सो इससे क्या होगा, जो डेप्टर्स है, ठीक है, ये अब रीपे करना है उनको पैसा, तो इसलिए वो ना अपना सेल्स असेट्स सेल करना शुरू कर देंगे, डिस्ट्रेस सेलिंग करेंगे असेट्स का, सस्ते रेट पे असेट्स को बेच देंगे। अब असेट्स सेल करेंगे तो इससे और ज्यादा प्राइस आगे नीचे जाएंगे, जिससे डिफ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगा। सो दिस साइकिल्स प्रोड्यूस एग्रीगेट, आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगा, आपका मनी सप्लाई कम हो गया इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, एंड उसके बाद और ज्यादा ये जो डीपनिंग रिसेशन आपको और डीप चला जाएगा, जिससे डिप्रेशन आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया फॉलिंग प्राइस, इंक्रीज रियल डेट बर्डन लीडिंग फर्दर डिफ्लेशन। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन द एआर एंड एमआर
प्राइस एंड प्राइस इलास्टिसिटी। जो राइट आंसर है इसका वो है दैट इज एम आर इज इक्वल टू ए आर। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एम आर इज इक्वल टू पी भी लिखते हैं, क्योंकि पी जो प्राइस है कई बार हम लोग दैट इज पी इज इक्वल टू, हम लोग एवरेज रेवेन्यू भी इसको हम बोलते हैं, और पी इज इक्वल टू ए आर। सो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट एमपीसी 0.75, एमपीसी 0.5 है, केन्जियन मल्टीप्लायर की वैल्यू कह रहा है। केन्जियन मल्टीप्लायर की वैल्यू हम लोग 1/1 माइनस एमपीसी कैलकुलेट करते हैं, तो जाहिर सी बात है 1.0.75 हो गया, 0.25 हो गया, तो वैल्यू कितनी हमारे पास 4। नेक्स्ट इन इंडिया मॉनेटरी एग्रीगेट्स क्लासिफिकेशन M3 इंक्लूड्स, अभी हमने डिस्कस किया था M3 में क्या आता है, दैट इज M1 जो हमने C प्लस DD प्लस OD हमने डिस्कस किया था, प्लस इसमें जो टर्म डिपॉजिट है वो भी ऐड कर दो TD। सो M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद बैंक, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। पॉवर्टी देखो ये क्या है, PLFS इज द की सोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, ठीक है, PLFS डाटा कलेक्ट करता है, बिल्कुल सही है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्ट प्रिवेलेंट इन ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग, ना डिस्गाइज्ड एग्रीकल्चर में होता है। सो थर्ड वन इज हेड काउंट रेशियो इज मेजर्ड ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ये भी सही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज पर्सन वर्किंग बट देयर प्रोडक्टिविटी इज लो, वर्किंग तो है, प्रोडक्टिविटी कम है, तो अंडर एम्प्लॉयड है, तो डी ऑप्शन, तो ACD इसका करेक्ट है, दैट इज बी। चलिए नेक्स्ट, वाइसमैन पीकॉक हाइपोथेसिस रिगार्डिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ग्रोथ इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ, तो ये तीनों इफेक्ट है ना, ये वाइसमैन पीकॉक के नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट है, और एक इंस्पेक्शन इफेक्ट है, तीन इफेक्ट, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। हायर टैक्सेस और एक्सपेंडिचर में हम शिफ्ट करते हैं लोअर से। नेक्स्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है थ्योरीज का। अब याद रखना सबसे पुरानी थ्योरी क्या है, सबसे पुरानी थ्योरी नंबर 1 पे एडम स्मिथ की आती है, ठीक है, तो यहाँ पे बी सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद रिकार्डो की थ्योरी आती है, अभी आपको डेट भी नहीं पता तब भी आप आंसर दे दोगे, और उसके बाद देखो एचओ थ्योरी के ऊपर ही तो बेस हमारी लियोन्टिफ पैराडॉक्स है, तो BCAD आपका BCAD ये वैसे ही क्रोनोलॉजिकल सेट हो जाएगा, ठीक, बाकी आप डेट भी देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी, खर्चा करेगी गवर्नमेंट, तो सब होगा, स्टेबलाइजेशन इफेक्ट होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होगा, रिसोर्स एलोकेशन होगा, बट ऑटोमेटिक एलिमिनेशन ऑफ मार्केट फेलियर एलिमिनेट थोड़ी ना होगा। जो मार्केट फेलियर है वो पब्लिक गुड्स से भी होता है, पब्लिक गुड्स जितने बढ़ेंगे मार्केट फेल होगा उतना ही आपका, क्योंकि पब्लिक गुड्स जो है वो फ्री राइडिंग प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जिससे क्या होता है मार्केट फेल हो जाती है, तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट नहीं करेंगी, बाकी तीनों ठीक है करेंगी, तो बी ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, दैट इज व्हाट इज कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट इज एक्चुअली पे। सपोज करो कि ये मार्जिन यूटिलिटी है, ये हमारा प्राइस ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे हम लोग जब हम कॉन्सेप्ट करते हैं दैट इज OP प्राइस एक्चुअल और OP1, कंज्यूमर पे करना चाहता है OP1, ये विलिंग है उसकी OP1 पे करे, बट एक्चुअल प्राइस उसको मिल जाता है वो कमोडिटी P में ही, एक 15 रुपए का आर्टिकल लेना चाह रहा है लेकिन उसको 10 रुपए में मिल गया, ये जो 5 रुपए बचा है ये क्या है इसका, ये कंज्यूमर सरप्लस है। कैसे निकल सकता है ये बेस्ड है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ यूटिलिटी पे। नेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल्स, ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल्स में क्या हो जाता है, आपका टीपी इंक्रीज होता है बट डिक्रीजिंग रेट, ये हम डायग्राम वगैरह पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसमें। नेक्स्ट जे कर्व इफेक्ट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट सजेस्ट दैट, इसका डायग्राम समझते हैं, पूरा समझ आ जाएगा ये। देखो जे कर्व क्या कहता है, इनिशियली हमारा जो है ना प्राइस हमारा क्या रहेगा, जब हम डिवैल्यूएट करेंगे करेंसी को, तो रुपीज की वैल्यू सपोज करो हम कम करेंगे, तो रुपीज की वैल्यू कम करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग डिमांड तो फॉरेन प्रोडक्ट कर रहे हैं, हमारी डिमांड क्या है इनलास्टिक है, तो डिवैल्यूएशन शुरू में तो काम बिल्कुल वर्स्ट करेगा, क्योंकि इसमें हम लोग फॉरेन प्रोडक्ट को डिमांड कर ही रहे हैं, और हम लोग डिवैल्यूएशन से भी इतना इम्पैक्ट इनिशियल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसका, ठीक है, क्योंकि हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है फॉरेन प्रोडक्ट के लिए इट इज इनलास्टिक, क्योंकि हम लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं वो प्रोडक्ट की, तो इनिशियल लेवल पे तो आप डेफिसिट में ही जाओगे डिवैल्यूएशन से भी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जैसे आप रुपीज की वैल्यू कम करोगे तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स आपके कम होंगे, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो आपके पास धीरे धीरे एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इनकम आनी शुरू होगी, और वहीं से आपका जो इम्पोर्ट्स है, ठीक है, डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स है, इंपोर्ट आपके कम हो जाएंगे, जैसे ही इंपोर्ट आपके कम हुए एक्सपोर्ट ज्यादा हुए तो बीओपी आपका सरप्लस में आना शुरू कर देगा,
ठीक। तो ये पीओपी आपका सरप्लस में आना शुरू हुआ, बस आपकी कहानी चेंज होगी। तो ये क्या करता है, जो आपका इमीडिएट इफेक्ट है वो तो वर्स करेगा, फिर बाद में लेकिन इंप्रूव हो जाएगा। बीओपी दैट इज ट्रेड बैलेंस इनिशियली वर्सन बिफोर इंप्रूविंग आफ्टर डिवैल्यूएशन। चलिए, स्टडी एग्जामिनिंग रिलेशन बिटवीन द इंडिया अर्बनाइजेशन रेट। अब ये कह रहा है कार्बन एमिशन अक्रॉस यील्ड। ये कह रहा है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट है 0.92, मतलब हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। हाउएवर द रिसर्चर्स सस्पेक्ट्स अ स्पोरियस। अब इसमें स्पोरियस कोरिलेशन वो होता है जब इसमें थर्ड वेरिएबल की एंट्री होती है। अ थर्ड वेरिएबल सच एज इंडस्ट्रियल आउटपुट इन्फ्लुएंसिंग बोथ वेरिएबल। अब थर्ड वेरिएबल क्या है, इंडस्ट्रियल आउटपुट, जो इन दोनों ही वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक। सो इसमें स्पूरियस क्या होता है एक बार फिर देख लो। स्पूरियस कोरिलेशन अकर्स व्हेन टू वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड। ठीक है, हाईली कोरिलेटेड तो है, एंड बोथ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय थर्ड वेरिएबल्स। तो यहाँ भी इंडियाज अर्बनाइजेशन एंड कार्बन एमिशंस, ये दो वेरिएबल्स हैं, हाईली कोरिलेटेड हैं, बट थर्ड वेरिएबल क्या आ गया, दैट वन इज इंडस्ट्रियल आउटपुट, इन्फ्लुएंस बोथ वेरिएबल्स। ठीक, तो राइट आंसर हमारा हुआ बी। नेक्स्ट 114, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी सच दैट। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, ये है हमारे पास यहाँ पे मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल होने चाहिए मार्जिनल सोशल कॉस्ट के, है ना। सो दैट इज एमएसबी इज इक्वल टू एमएससी। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन सिंगल मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाय 4 फ्रीडम्स। यूरोपियन यूनियन में 4 फ्रीडम्स यूज होती हैं। इसमें से देखो, कैपिटल मूवमेंट है, सर्विस का है फ्री मूवमेंट, और गुड्स का है, और उसके बाद लेबर का है। टेक्नोलॉजी की बात है ही नहीं। ठीक, तो ये टेक्नोलॉजी गलत है, टेक्नोलॉजी की जगह लेबर होता तो सही होता। अच्छा, लॉन्ग रन फ्लिप कर्व इज जनरली कंसिडर। फ्लिप कर्व लॉन्ग रन में हो जाता है कब, फ्लिप कर्व दैट इज फ्लिप कर्व कब, जब ये हमारे पास वर्टिकल आता है, वर्टिकल लॉन्ग रन में, और इसको हम लोग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, दैट इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो देर इज नो ट्रेड ऑफ, मतलब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता, देर इज नो ट्रेड ऑफ इन लॉन्ग रन। नेक्स्ट, कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हालांकि ये इजी टाइप का भी क्वेश्चन है, प्रोफेसर मार्शल। चलिए टाइम देख लीजिए, 1890s में। नेक्स्ट, इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इफ अ फर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या हो रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को एट मिनिमम पॉइंट्स। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, मिनिमम है। द मार्केट प्राइस इक्वल्स टू मिनिमम एवीसी। ठीक है, मार्केट जो प्राइस है मिनिमम एवीसी पे है। ठीक है, देन फर्म्स विल, अभी हमने शटडाउन की कंडीशन पढ़ी थी ना, ये वाला डायग्राम कर लीजिए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो एवरेज कॉस्ट ऊपर है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नीचे है, ये वाला पॉइंट जो है ये पॉइंट है शटडाउन। ठीक है, इससे यहाँ पे भी ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे फिक्स कॉस्ट कवर नहीं कर पा रही, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रही है। लेकिन इस पॉइंट से नीचे क्या होगा, इस पॉइंट से नीचे जाएगा प्राइस, तो फिर वो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कुछ भी कवर नहीं करेगा। लेकिन ये वाला पॉइंट ऐसा है जो शटडाउन पॉइंट है, बट कंटिन्यू ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, शॉर्ट रन जोन। तो यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यू प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन एट शट डाउन पॉइंट। कंटिन्यू प्रोडक्शन तो करेगा बट शट डाउन पॉइंट है वो। ठीक है, सो दैट वन इज सी। और इससे नीचे क्या होगा, स्टॉप प्रोडक्शन, प्रोडक्शन आपका स्टॉप कर देगा। ठीक, अगर इससे नीचे गया, इससे नीचे क्या होगा, वो अपने वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाएगा। सो दैट व्हेन प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम एवरेज कॉस्ट, फर्म सेट शट डाउन पॉइंट होगा, टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एंड द फर्म्स कवर्स ऑल वेरिएबल कॉस्ट बट फिक्स कॉस्ट कवर नहीं कर पाएगा, एंड देयरफॉर इट कंटिन्यू प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन। क्योंकि ये क्या कर रहा है, बट अर्न्स लॉसेस, लॉस तो अर्न कर रहा है इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। चलिए 119, द टाइप ऑफ इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरेक्टराइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड इंटरडिपेंडेंस एंड नॉन प्राइस कंपटीशन। किसका फीचर है ये, इंटरडिपेंडेंस और नॉन प्राइस कंपटीशन। ओलिगोपोली, 2-3 बार आ गया ये भी। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ टैक्स शिफ्टिंग। अब टैक्स शिफ्टिंग में भी तीसरा क्वेश्चन है ये, टैक्स शिफ्टिंग। तो टैक्स शिफ्टिंग दैट मीन्स आप टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर दे रहे हो, दैट इज पासिंग द बर्डन ऑफ टैक्स प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी, एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड होगा। जाहिर सी बात है, ये तो आपका बिना पढ़े ही इसको आप टिक कर दोगे, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इक्वल होगा वहां पे इक्विलिब्रियम बनेगा। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट फैक्टर, रेट ऑफ डिटरमिनेशन प्राइमरीली एम्फसाइज, दैट वन इज बी।
Next 122 Samuelson condition for optimal provision of public goods state that some of the marginal rates of substitutions. अब इसमें marginal rate of substitutions समीशन ये क्या होना चाहिए is equal to PPC. PPC क्या होता है? Marginal rate of transformation. ठीक है, तो ये हो गया marginal rate of transformation. Next 123rd marginal cost is defined as marginal cost हम लोग change in TC by change in Q, that is output. So change in total cost unit of change in unit of output. तो D option is correct. Next monopolistic competition we have. monopolistic competition में क्या होता है? many firms होती हैं, differentiated product होते हैं. ये भी easy था क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन है इस एग्जाम का. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अन्नपूर्णा स्कीम इज. अन्नपूर्णा स्कीम का प्रोवाइडिंग फ्री फूड ग्रेन्स टू एलिजिबल सीनियर सिटीजन्स. ठीक है, ये ऑप्शन सही है. अब हालांकि कुछ क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि डाउट है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि हमने आंसर कीज वगैरह चेक नहीं की, डायरेक्ट अपने ही एक्सप्लेनेशन बनाए हैं. चलिए, तो आज का ये 125 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं और उम्मीद है कि कुछ चीजें आपको सीखने को मिली होंगी इससे. मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ. बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में. थैंक यू सो मच.